तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ए नाइट ऑफ हॉरर नाइटमेयर रेडियो मूवी की कहानी। इस मूवी के अंदर ढेर सारी हॉरर स्टोरीज हैं जो कि आपको जरूर पसंद आएंगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक हॉरर स्टोरी से, जहां पर बहुत वक्त पहले एक लेडी रहा करती थी जो कि डार्कनेस से भरी हुई थी और किसी को भी दिखाई नहीं देती थी। मतलब डार्कनेस होने की वजह से उसका कोई रूप ही नहीं था। वो लेडी वुड्स में हर जगह यहाँ वहाँ घूमती रहती थी और अपनी प्यास बुझाती रहती थी। एक दिन वो एक कपल को वुड्स में देखती है और कुछ ही देर के बाद में वो लेडी उस कपल के अंदर से लेडी को पकड़ लेती है और उसको जान से मार डालती है। जिसके बाद में वो उसकी पूरी स्किन को निकालती है और उसको सिल लेती है और अपने ऊपर पहन लेती है, जिससे अब उस डार्कनेस का एक रूप हो जाता है और वो एग्जैक्टली उसी लेडी की तरह दिखने लगती है। अब वो डार्कनेस उस लड़की के लवर के पास में जाती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं, क्योंकि उसको तो वो अपनी गर्लफ्रेंड लग रही थी। अब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और डार्कनेस को एक अच्छी जिंदगी मिल गई थी और समय बीतने पर उसकी एक बेटी भी होती है और ये बेटी भी डार्कनेस से भरी हुई थी और इसका भी कोई रूप नहीं था। एक दिन हस्बैंड को अपनी वाइफ के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और उसने उसके ऊपर की स्किन निकाल दी, जिससे कि डार्कनेस बाहर आ जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। विलेज के लोगों की मदद से उस आदमी ने डार्कनेस लेडी को फॉग की हेल्प से ढूंढ निकाला, क्योंकि वो दिखती तो थी नहीं, लेकिन फॉग से उसकी शैडो बन गई थी और वो पकड़ी जाती है। जिसके बाद में सभी लोग उसको हैंग करके जान से मार देते हैं और डार्कनेस वापस रात में समा जाती है। और ये कहानी सुना रहा होता है रॉड विल्सन, जो कि नाइटमेयर रेडियो नाम से एक शो रन करता है और हॉरर स्टोरीज अपने लिसनर्स को सुनाता है और साथ ही साथ उसके लिसनर्स भी उसको अपनी सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कॉल करके। यानी कि ये जो कहानी थी वो रॉड विल्सन हमको सुना रहा था, जो कि नॉर्मल कहानी थी। यानी कि रॉड विल्सन एक आरजे है और वो एक रेडियो होम चलाता है और अब यहाँ पर जितनी भी कहानियाँ होंगी वो हमको रॉड विल्सन सुनाएंगे या फिर उनकी जनता सुनाने वाली है या फिर यहाँ पर कुछ और ही होने वाला है। तो इसके लिए तो आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। खैर अब रॉड आगे की कहानी पर जाने से पहले अपने बचपन का एक किस्सा सुनाता है। जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी तब उसने अपनी माँ को ग्रैंड मदर की आईज पर कॉइन रखते हुए देखा था और पूछने पर उसकी माँ ने ये बताया कि मरने के बाद में सोल को अंडरवर्ल्ड तक जाने के लिए एकरॉन रिवर को क्रॉस करना पड़ता है, जहाँ पर एक बोट होती है जिसको फेरीमैन ऑफ हेडिस चलाता है, जिसको शैरोन या फिर खैरॉन कहा जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो ग्रीक माइथोलॉजी का है और ऐसा करने के बदले में वो एक छोटी सी कीमत चार्ज करता है और इसलिए ही कॉइन्स रखे जाते हैं। एनीवेज अब रॉड न्यू कहानी शुरू करता है एक छोटी बच्ची की, जो कि बहुत समय पहले एक बहुत ही भयानक जॉब किया करती थी। यानी कि अपनी उम्र के हिसाब से ये जॉब उसके लिए काफी डरावनी थी। खैर अब हम देखते हैं कि मैरी नाम की छोटी बच्ची, जो कि अपनी मदर के साथ में डेड बॉडीज को तैयार करके उनकी लास्ट फोटो लेने का काम किया करती थी। एक दिन मैरी और उसकी मदर एक कपल के घर पर आते हैं, जहाँ पर उस कपल की छोटी सी बेटी की हॉर्स से गिरने से डेथ हो गई थी। उस बच्चे की माँ बहुत दुखी थी और उस बच्ची का नाम भी मैरी ही था और उसको मरे हुए 2 हफ्ते हो गए थे, लेकिन उसकी बॉडी को इन्होंने अभी भी यहीं पर रखा हुआ था, जो कि काफी वियर्ड था। खैर मैरी और उसकी माँ वहाँ पर पहुँचती है और मदर की तबीयत काफी खराब थी। साथ ही साथ वो मैरी की माँ को भी संभाल रही थी, तो वो मैरी को पिक्चर क्लिक करने का काम देती है और मैरी की माँ का मतलब है जिसकी बेटी मर गई थी, कंफ्यूज मत होना। अब बात करें मैरी के बारे में तो उसको इन सब चीजों से काफी डर लगता था, लेकिन वो अपनी माँ के कहने पर ये काम करती थी और वो उस बच्ची को रेडी करती है और जैसे तैसे उसकी एक फोटो निकालती है और रूम से बाहर अपनी माँ के पास में आती है। अब उसकी माँ उस फोटो को देखती है तो वो फोटो थोड़ी सी ब्लरी थी और मैरी को वो दोबारा पिक्चर लेने के लिए भेज देती है। मैरी डरते हुए अंदर जाती है तो उस बच्ची के फादर ने बच्ची की लाश को कॉफिन से निकालकर चेयर पर बैठा दिया था, क्योंकि वो अपनी बेटी की फोटो ऐसे निकलवाना चाहते थे, जो कि एक और रेड फ्लैग था। खैर यहाँ पर एक छोटी बच्ची थी, इसको क्या ही पता चलता। खैर वो उसके बाद में बाहर चले जाते हैं। मैरी अब फिर से उस बच्ची को एडजस्ट करके पिक्चर निकालने लगती है, लेकिन अब वो बच्ची कैमरा के थ्रू देखने पर स्माइल करती है, जबकि रियल में ऐसा नहीं था। यानी कि समहाउ ये जो कैमरा था वो उसकी स्पिरिट को देख पा रहा था। खैर मैरी थोड़ी डरती है और वो फिर से पिक्चर निकालने लगती है, लेकिन अब वो बच्ची अपनी जगह से ही गायब हो गई थी और मैरी उसे कैमरा के जरिए ढूंढने लगती है। शॉकिंगली वो बच्ची उसे अपने पीछे खड़ी हुई मिलती है और वो असल में भी वहीं पर खड़ी हुई थी, जिससे मैरी डरकर उसकी चेयर पर जाकर बैठ जाती है, क्योंकि एक मरी हुई बच्ची
चल कैसे सकती थी। लेकिन अब शॉकिंगली होता ये है कि वो मरी हुई बच्ची कैमरा रेडी करती है और मैरी की पिक्चर लेती है, जहाँ पर मैरी की जगह पर वो बच्ची ही दिख रही थी, और ये वो पिक्चर अपनी माँ को दिखाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि मैरी की बॉडी को उस बच्ची ने ले लिया है, और जो मैरी यहाँ पर अपनी माँ के साथ में आई थी उसकी जो सोल है वो उस मरी हुई बच्ची यानी कि मरी हुई मैरी की डेड बॉडी में कैद हो जाती है, जहाँ पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। और ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब रॉड अपने लिसनर से कुछ बात करता है और न्यू कॉल्स का वेट करने लगता है। अब उसे एक लड़की का कॉल आता है। वो लेडी एक हादसे के बारे में सुनाती है जो कि उसके साथ तो नहीं हुआ था, लेकिन ये 80s का एक फेमस केस है। तो हुआ यूं कि एक लड़की होती है जो कि काफी घमंडी और खुद को बहुत ही ज्यादा सुंदर मानने वाली थी। एक दिन उस लड़की से फर्स्ट टाइम मिलने उसका बॉयफ्रेंड आने वाला था, और वो लेडी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और खुद को सुंदर दिखाने के लिए वो अच्छे से तैयार हो रही थी। वो लेडी अब शहर से आती है और उसका ड्रायर काम नहीं कर रहा था, तो वो बाल सुखाने के लिए माइक्रोवेव के अंदर अपने बाल सुखाने लगती है और अपना सर माइक्रोवेव में रख देती है, जो कि ब्लास्ट हो जाता है और पूरे रूम के अंदर खूनी खून बिखर जाता है। साथ ही साथ मांस के टुकड़े भी पूरे रूम में फैल गए थे। रॉड ये कहानी सुनकर ये बोलता है कि ये तो पक्का कोई अर्बन लेजेंड होगा, क्योंकि कोई इतना पागल नहीं हो सकता कि खुद को ही माइक्रोवेव के अंदर रख दे। अब रॉड एक न्यू स्टोरी सुनाने लगता है और हम देखते हैं एक लेडी को जो कि एक सैलून पर आई हुई थी, और हेयर स्पेशलिस्ट सिल्वियो जो होता है वो उसके बालों को चेक कर रहा था। सिल्वियो उस लेडी से बातें भी करता जा रहा था और उसके हेयर की भी तारीफ करता है। कुछ ही देर बात करने के बाद और अपने सारे अरेंजमेंट करने के बाद में सिल्वियो उस लेडी के पास में आता है, और हम देख पाते हैं कि वो लेडी चेयर पर बंधी हुई थी, जी हाँ, जिसको सिल्वियो ने बांध दिया था, और उसके बालों को ऊपर की साइड से क्लिप से बांधा हुआ था। सिल्वियो उस लेडी के फोरहेड पर एक कट लगाता है और उस लेडी की चेयर को नीचे कर देता है, जिससे उस लेडी का पूरा स्कैल्प विद हेयर उसके सर से अलग हो जाता है। और हम देखते हैं सिल्वियो के सैलून के बाहर उसके बोर्ड को, जहाँ पर लिखा हुआ था 100% नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट। और वो कैसे करता है वो तो हम देख ही चुके हैं, और शायद से ये एक्सपेरिमेंट वो किसी और के ऊपर नहीं बल्कि अपनी वाइफ के ऊपर ही कर रहा था। और ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तभी अब रॉड के पास में एक न्यू कॉलर का कॉल आता है, जहाँ पर वो आदमी रॉड से बोलता है कि उसका शो एकदम बेकार है, और रॉड हमेशा ऐसी चीजों के बारे में बात करता है और स्टोरी सुनाता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ये सब फेक कहानी रॉड ना ही सुनाए तो अच्छा रहेगा। मतलब ये कोई हेटर होगा, जैसे कि हमारे चैनल पर भी काफी सारे हेटर्स आते रहते हैं। एनीवेज रॉड अब उस आदमी की बात को थोड़ा सा समझता है और अब वो एक नई कहानी सुनाना शुरू करता है, जो कहानी होती है विली बिंगहैम की। अब हम देखते हैं विली को जो कि जेल में था, और उसके ऊपर एक टीनेजर लड़की के रेप और उसको टुकड़े टुकड़े करके मर्डर करने के चार्जेस लगे हुए थे, और विली को यहाँ पर सजा सुनाई जा चुकी थी। और विली को सजा के तौर पर उस विक्टिम लड़की के फैमिली मेंबर्स की परमिशन पर सजा दी जानी थी, और सजा ये थी कि जैसा उसने उनकी बेटी के साथ में किया था वैसा ही विली के साथ में भी होगा। खैर अब विली सुपरवाइजर से ये बोलता है कि जो हुआ नशे में हो गया था और उसे जान से ही मार दिया जाए, ऐसे उसके टुकड़े ना किए जाएं। लेकिन सुपरवाइजर के हाथ में अब कुछ भी नहीं था। खैर अब नेक्स्ट फ्यू सीन्स में हम देखते हैं कि उस लड़की की फैमिली जो होती है वो हर बार सर्जरी की परमिशन देती है और विली के पार्ट्स को काट दिया जाता है। ऐसे करते करते उसके दोनों हाथ पैर कट चुके थे। उस लड़की की फैमिली अपनी मर्जी से विली की सजा रोक भी सकती थी, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं रुकते। विली को अब अलग अलग स्कूल्स में वेलनेस सेंटर में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर वो अपने क्राइम के बारे में बताता था, और वो लोगों को हमेशा यही बोला करता कि वो क्राइम से हमेशा दूर ही रहें। जहाँ पर बहुत से लोग उसको चिढ़ाते भी थे और उसका मजाक भी उड़ाया करते, और वो भी खुद को देखकर शर्मिंदा होता था। खैर अब सर्जरी होती जाती है और एक एक करके उसके सारे के सारे पार्ट्स कटते जाते हैं, लाइक ईयर्स, नाक, जुबान एटसेट्रा। जिसके बाद में फाइनली उस लड़की के फैमिली मेंबर जो होते हैं वो उसको माफ कर देते हैं। अब विली का जो सुपरवाइजर होता है वो उसको ऐसे देखकर दुखी होता है, एंड ओवर द टाइम उसकी विली के लिए सिंपैथी बहुत ज्यादा हो जाती है और वो विली को अपना सा मानने लगता है। अब वो बताता है कि विली अपने रूम में ही पड़ा रहता है एकदम शांत, एक जिंदा लाश की तरह, सिवाय महीने के आखिरी हफ्ते को छोड़कर, जब विली और वो हाई स्कूल घूमने जाते हैं। और ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। खैर अब हम फिर से रॉड को देखते हैं, जिससे वही कॉलर बात कर रहा था, और वो इस कहानी को भी झूठ बोलता है, जिस पर रॉड कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, क्योंकि अच्छे से बात करने के बावजूद भी कॉलर बदतमीजी कर रहा था।
और इन हेटर्स का यही इलाज होता है, इनको इग्नोर करो और इनको ब्लॉक कर दो। अब एक लेडी का कॉल आता है और वो रॉड को एक किस्सा सुनाती है अपनी बेटी का कि उसकी बेटी थिएटर सीखने जाया करती थी और वो काफी खुश भी थी अपनी क्लासेस से। लेकिन एक दिन होता यह है कि उसके थिएटर टीचर की डेथ हो जाती है और फिर उस लड़की को हमेशा ही थिएटर के अंदर एक डरावना साया हर जगह दिखाई देने लगता है और उसकी बेटी ने बाद में थिएटर ही छोड़ दिया। अब हम रॉड को देखते हैं जिसको स्टूडियो के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और वो उसको चेक करने लगता है और उसको कुछ भी नहीं मिलता तो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। अब रॉड मार्था नाम की एक स्पेनिश डांसर की कहानी सुनाने लगता है। हम देखते हैं मार्था को जो डांस प्रैक्टिस कर रही थी और वो अपने बारे में बताती है कि जब वो 14 इयर्स की थी तब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और उसके बाद में उसे एक दर्द मिला जो कि बढ़ता चला गया और ये शुरुआत थी क्योंकि दर्द और भी बढ़ना था। खैर अगले सीन में मार्था अपने भाई लुइस से बात कर रही होती है जिसकी नाइट शिफ्ट लगी हुई थी तो उसको रात को आने में लेट हो सकता है और मार्था उसको बोलती है कि वो किसी नेबर के घर पर रुक जाएगी, जिस पर लुइस गुस्सा करता है कि मार्था अपने ही घर पर रहे और डरे बिल्कुल भी नहीं क्योंकि जरूरत होने पर वो लुइस को कॉल कर सकती है। और ये काफी अजीब था कि मतलब अपने घर में ना रुककर कहीं और पर रुकना। खैर इसका भी एक बड़ा भयानक रीजन है जो कि अभी हमको पता चलने वाला है। मार्था अब कॉल कट करती है और उसकी टीचर उसके पास में आती है और बोलती है कि उसके साथ में शायद कुछ ठीक नहीं हो रहा है और अकेले सफर करने से अच्छा है कि वो अपना दुख दर्द शेयर करे, जिसका टीचर कुछ सॉल्यूशन निकाल सकती है। लेकिन मार्था उनको कुछ भी नहीं बताती और घर पर चली जाती है। अब घर आने के बाद में मार्था शावर लेती है और उसके बाद में सोने चली जाती है और कुछ ही देर के बाद में उसे बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। मार्था बाहर जाकर चेक करती है तो कुछ भी नहीं होता और वो किचन में जाती है जहाँ पर वाटर टैप लीक हो रहा था जिसको वो बंद कर देती है। अब वो अपने रूम में जाने के लिए मुड़ती है और हम उसके पीछे एक डीमन को देखते हैं जिसे उसने भी देख लिया था और वो उससे बहुत ही ज्यादा डर जाती है और एक नाइफ लेकर वहाँ से भागती है। वो अपने रूम में आकर छुप जाती है और लुइस को कॉल करती है कि घर में कोई है, लेकिन लुइस उसको समझाता है कि घर के अंदर कोई भी नहीं है, सब कुछ ठीक है और मार्था बिल्कुल भी डरे नहीं और ये बस उसका वहम है और वो दरवाजे को खोल दे। अब मार्था को ऐसा लग रहा था कि ये डीमन उसको बोल रहा है। अब मार्था बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी तो वो डोर को ओपन करने से मना करती है, लेकिन लुइस डोर ओपन करने के लिए बोलता रहता है और मार्था को अपनी माँ के विजन्स भी आते हैं और वो थोड़ी नॉर्मल होती है और डोर को ओपन कर देती है। अब तभी वो डीमन मार्था के पास में आ जाता है और उस पर अटैक करके उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है और मार्था पास में ही पड़े हुए नाइफ से उसको स्टैब करके जान से मार देती है। और हम शॉकिंगली ये देख पाते हैं कि ये डीमन कोई और नहीं बल्कि मार्था का सगा भाई लुइस ही है। जी हाँ, और वो उसके साथ में 16 साल की उम्र से उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा था। यानी कि उसके ऊपर जो दर्द था वो यही था कि उसका जो भाई था वो उसको सेक्सुअल असॉल्ट किया करता था। और यहाँ पर ये कोई डीमन नहीं था बल्कि लुइस ने अपने दिमाग में एक दुनिया बना ली थी जहाँ पर उसका भाई उसकी नजर में डीमन था। अब मार्था यहाँ पर चैन से सोने लगती है क्योंकि उसने डीमन को खत्म कर दिया, लेकिन वो डर कर जाग भी उठती है क्योंकि अब एक और गिल्ट और ट्रॉमा उसके अंदर आ गया था कि उसने अपने भाई को मार दिया है और ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। रॉड को अब फिर से दूसरे रूम से कुछ आवाजें आने लगती है और वो वहाँ पर जाकर चेक करता है तो वहाँ पर टीवी ऑन था जिसे रॉड बंद कर देता है, लेकिन शॉकिंगली वो टीवी अपने आप ही चालू हो जाता है और रॉड इससे शॉक्ड हो जाता है और हम भी शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी हम एक न्यूज स्टोरी को देखते हैं। अब हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि अपने घर पर टीवी देख रही थी और तभी उसको कोई साया दिखाई देता है। वो बच्ची उस साये का पीछा करती है तो उसको लाइन से रखे हुए कुछ बैलून्स मिलते हैं जो कि पैकेट्स पर बंधे हुए थे और वो लड़की उनका पीछा करते करते किचन तक पहुंच जाती है। क्या ये पेनीवाइज है? एनीवेज, अब वो लड़की किचन में जाती है तो उसे एक अजीब सा आदमी या फिर क्रीचर मिलता है और वो क्रीचर उस बच्ची को कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाता है जो कि बच्ची को अच्छी लगती है और वो आदमी अब पास में ही पड़े हुए ब्लड को अपने फेस पर लगाने लगता है और खुश होने लगता है और ये ब्लड उस बच्ची की मदर का था और बच्ची अपनी माँ को अधमरी हालत में देखकर डर जाती है और वो आदमी उसके करीब आकर उसे शांत रहने का इशारा करता है, जिसके साथ में ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। खैर रॉड अब उस टीवी का प्लग ही निकाल देता है और रूम से बाहर चला जाता है। उसके पास में अब एक कॉल आता है जहाँ पर एक बच्चा हेल्प मांगता है और बोलता है कि कोई आदमी उसको जान से मार देगा और रॉड को ये सब चीजें समझ में नहीं आती और कॉल भी कट हो जाता है। रॉड थोड़ा परेशान सा होता है लेकिन वो खुद को संभालता है और वापस से कहानी सुनाने लगता है जहाँ पर वो अपने बचपन का एक किस्सा सुनाता है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ में हॉरर स्टोरी शेयर किया करता था और फिर वो लोग डर से सो तक नहीं पाते थे। अब वो एक नई कहानी सुनाना शुरू करता है जहाँ पर एक हंटर वुड्स में डियर का शिकार करने गया था, लेकिन उसके साथ एक ऐसी चीज लग जाती है जो उसने सोची भी नहीं थी। अब हम देखते हैं एक लेडी को जिसको गोली लगी थी, एज हंटर ने ही उसे शूट करके घायल किया था और वो लेडी होश में आकर खुद को संभालने लगती है। पास में ही वो हंटर किसी से फोन पर बात कर रहा था
और वो बोलता है कि इस बार जो उसको चीज मिली है उससे उसको बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे और वो इस लेडी को सर्कस में बेच देगा और बहुत ही जल्दी बहुत अमीर हो जाएगा। वो लेडी मौका पाकर वहाँ से भागने लगती है और हंटर उसका पीछा करने लगता है। वो लेडी खुद को हंटर से बचाते हुए जंगल में छुपती है और हंटर उसका पीछा करता ही रहता है। वो लेडी अब एक लेक के पास में पहुंच जाती है और पानी पीकर उसके अंदर जाने लगती है। हंटर भी लेक के पास में आता है और उस लेडी को ढूंढने लगता है, लेकिन पानी के अंदर से वो लेडी बाहर आती है और उस हंटर पर अटैक कर देती है, जहाँ पर वो लेडी बुलेट वुंड से पूरी तरह से हील हो गई थी, क्योंकि असल में वो एक मरमेड थी और वो उस हंटर पर अटैक करती है और उसको घायल कर देती है। वो मरमेड असल में बहुत ही ज्यादा डेंजरस और पावरफुल थी, जो कि मेरे हिसाब से सायरन होगी, और पानी में होने की वजह से उसकी शक्तियाँ और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और अब वो उस हंटर का सीना चीरकर उसका हार्ट निकाल लेती है और स्क्रीम करती है, जिसके साथ ही ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब फिर से रॉड को उसी बच्चे का कॉल आता है और रॉड अब उससे एड्रेस मांगता है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो बच्चा जो एड्रेस बताता है वो शॉकिंगली उसी के स्टूडियो का था जहाँ से रॉड शो रन किया करता था। वो बोलता है कि ये कैसा मजाक है, और तभी वो बच्चा स्क्रीम करता है, जिससे रॉड को थोड़ी सी तकलीफ होती है। अब वो उसी रूम में जाता है जहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ था जिस पर लॉक लगा हुआ था, और वो उसे खोलने की कोशिश करने लगता है लेकिन नहीं खोल पाता। अब टीवी अचानक से ही ऑन हो जाता है और उस पर रॉड का ही शो चल रहा था, जिसके अंदर वो एक लड़की की कहानी सुना रहा था। और अब हम देख पाते हैं फाइनल स्टोरी को। अब हम लिडिया नाम की एक लड़की को अपने घर पर आते हुए देखते हैं, लेकिन उसके घर का जो मेन डोर था वो पहले से ही अनलॉक होता है। लिडिया घर के अंदर जाती है और सब जगह ढूंढने लगती है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और वो अपने रूम में आकर सो जाती है। लिडिया की एक बहन केटी भी थी, जिसकी कुछ टाइम पहले ही डेथ हो चुकी थी, और लिडिया को उसका नाइटमेयर आता है जहाँ पर केटी को एक मॉन्स्टर हॉन्ट कर रहा था। लिडिया की इस नाइटमेयर से नींद खुल जाती है और अब उसे भी मॉन्स्टर दिखने लगता है और वो उससे बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगती है। लिडिया घर की कीज ढूंढती है जो कि कहीं और ही रखी हुई थी, जो कि अपने आप ही हो गया था, और अब लिडिया को केटी का इविल फॉर्म दिखाई देता है, या फिर इविल गोस्ट हम कह सकते हैं, और वो लिडिया पर अटैक कर देती है और ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन इन सब कहानियों के बीच में एक और लेयर है जो कि मेन लेयर है, यानी कि हमारे आरजे की। खैर रॉड अब उस रूम में रखे हुए उस बॉक्स को देखता है जो कि अनलॉक हो गया था, और वो उसको ओपन करता है तो उसके अंदर एक छोटे बच्चे का स्केलेटन था, और हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं रॉड का, जहाँ पर उसने एक फैमिली को बड़ी बेरहमी से जान से मार दिया था, और वो बच्चा हेल्प के लिए यहाँ वहाँ कॉल भी कर रहा था, जो हमने पहले कहते हुए भी सुना था कि वो आदमी मुझको मार देगा। तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रॉड खुद था। जी हाँ, और रॉड उस बच्चे को भी जो बॉक्स में छुपा था उसको जान से मार देता है। तभी हम रॉड के स्टूडियो को देखते हैं, जो कि असल में एक अबैंडन्ड हाउस था जो कि बिल्कुल तहस नहस हो गया था। जिसके बाद में रॉड अपना शो फिर से शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग फिर से नॉर्मल हो जाती है, और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो भाई अब बात करें आखिर ये रॉड था कौन। तो मेरे हिसाब से पहली थ्योरी तो ये कहती है कि रॉड कोई खुद मेंटली इल इंसान होगा, जिसने एक फैमिली की जान ली और अपने पागलपन में खुद को आरजे इमेजिन करके ये सब शो किया, जबकि वो जगह असल में खंडर थी और वहाँ पर कोई भी कॉल्स नहीं आते थे और रॉड हर चीज इमेजिन करता था। या फिर दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि रॉड ने सालों पहले यहाँ पर एक फैमिली को मार दिया था और क्राइम किया था, और ये सारी कहानियाँ शायद से उसने खुद ही करी होंगी, यानी कि ये सारे क्राइम्स उसने करे होंगे। और मेरे ख्याल से वो पागल भी था। शायद से ये हो सकता है कि उसने अपना स्टूडियो बनाया, वहाँ पर सारे शोज किए, लेकिन उसकी डेथ हो गई, और यहाँ पर ये रॉड का भूत है जो कि अपना नाइटमेयर रेडियो हॉरर चलाता है। सो माइट भी वो आरजे भी होगा और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होगी, जिसके चलते उसने किसी फैमिली का मर्डर कर दिया होगा, जिसके बाद में इवेंचुअली उसकी डेथ हुई, और उसके बाद में आज तक भी ये जो रेडियो स्टेशन है वो चलता रहता है। यहाँ पर लोग उससे कहानियाँ सुनवाते हैं और सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, लेकिन शायद से उन लोगों को ये नहीं पता कि जो उनका आरजे है यानी कि होस्ट है वो इंसान नहीं भूत है। तो दोस्तों ये थी ए नाइट ऑफ हॉरर नाइटमेयर रेडियो मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी।